हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समावेशी शिक्षा से 21 प्रश्नों का गुरु दक्षिणा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो दोस्तों चलो हम लोग शुरू कर देते हैं। तो ओम नमः शिवाय। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है। अरे भैया, विशिष्ट बालक किसे कहते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से अलग योग्यता रखते हैं। कहीं भी आपको आ जाएगा विशिष्ट बालक, तो किसे कहते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। सामान्य बालक जो होगा वही से विशिष्ट बालक नहीं होगा, इसके अलावा सभी विशिष्ट बालक हो जाएंगे। तो प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक क्या होगा? एक ऐसा बालक जिसका IQ स्तर 140 से ज़्यादा होता है, तो ये हमारा प्रतिभाशाली बालक होता है। तो क्या ये विशिष्ट बालक होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल सही, ये विशिष्ट बालक होगा। और मंद बुद्धि बालक क्या होता है? एक ऐसा बालक जिसका IQ लेवल 80 से 90 के बीच में होता है, जैसे आप लोगों में से किसी किसी का होगा। देखिए भैया, बुरा मत मानना, ठीक है? सबका नहीं मंद बुद्धि हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मंद बुद्धि हो सकते हैं। तो मंद बुद्धि के बालक हो जाएंगे दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। चलिए आगे देखिए, दृष्टि दोष युक्त बालक। तो दृष्टि दोष युक्त बालक का मतलब क्या होगा? ऐसे बालक जो देखने की क्षमता से ग्रसित हो, जिनको देखने में समस्या होती हो, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष युक्त बालक। तो ऐसे बालक भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। तो पूछा गया है कौन नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है दोस्तों? यहाँ देखिए, अल्पसंख्यक बालक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो, जैसे अल्पसंख्यक कम्युनिटी मान लीजिए, तो जहाँ पर कम संख्या में बालक हों, क्या वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। विशिष्ट बालक ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से भी अलग योग्यता रखते हैं। तो आपका कौन कौन हो जाएगा? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और दृष्टि दोष युक्त बालक हो जाएगा। लेकिन पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है दोस्तों कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? मतलब भैया ये बेचारे क्या हैं, ये बहुत तेज़ दिमाग के हैं। तेज़ दिमाग जानते हैं ना, 140 से IQ लेवल इनका ज़्यादा होता है, तो बहुत तेज़ से पढ़ लेते हैं। बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे तो तेज़ी से बेचारे समझ लेते हैं। क्या करते हैं? तेज़ी से पढ़ लेते हैं, तो तीव्र गति से अध्ययन कर लेते हैं। इनको संपुष्ट कार्यक्रम देना पड़ता है और इनको व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनको ना सामान्य सा कोई प्रश्न दोगे ना तो जल्दी से हल करके बैठ जाते हैं। तो व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो सब कुछ आवश्यक है, तो उपरयुक्त सभी आवश्यक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान कैसे हो सकती है। अरे आप मास्टर हैं, आपकी स्कूल में कोई बच्चा आया तो कैसे देख के बताओ भैया वो हमारा मंद बुद्धि का बालक है। तो प्रक्षेपी विधि से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ये तो ऐसे इधर से यहाँ से और यहाँ से जाएगा कट, पढ़े ना? प्रक्षेपी विधि से व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। हम पढ़ाएं आपको TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, CAT चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण आपको बताएं ना। TAT, CAT, SCT, IBT ये सब बताएं आपको। तो ये आपका प्रक्षेपी विधि में होता है। आपको सबसे पहले बच्चा आएगा तो आप क्या देखेंगे? क्या उसका इंटरव्यू लेने बैठ जाओगे? पहले नहीं लेने बैठोगे। क्या उसका परीक्षण करोगे? नहीं। सबसे पहले आप वो देखोगे कि भैया क्या व्यवहार कर रहा है, कैसा उसका चाल चलन है, किस प्रकार से बिहेवियर उसका, मतलब अवलोकन से अपना आप अपने आँखों से, दोनों आँखों से देखोगे उस बच्चे को और देख करके अनुमान लगाओगे कि भैया ये बच्चा जो है, ये बालक जो है और मंद बुद्धि का है। और मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 80 से 90 के बीच में होती है, जो आप में से बहुत से लोगों की बुद्धि लब्धि है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कि 80 से 90 दोस्तों किसकी होती है? मंद बुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। देखिए अगर मंद बुद्धि से पूछ लिया गया तो हो सकता है अब की बार पूछ लिया जाएगा बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलो देखिए क्या है, दृष्टि दोष की पहचान है। दृष्टि दोष की पहचान मतलब भैया उसको देखने में कोई समस्या हो। दृष्टि मतलब देखने में, दोष मतलब दोष, देखने में कोई दोष है, उसकी क्या समस्या हो सकती है? आँखों को बार बार झपकाना हो सकता है, बेचारे को आँख बार बार झपकाता, कुछ समस्या हो आँख में।
झपकाएगा, हो सकता है समस्या रहता है। पढ़ते समय आँखों में दर्द होता है। जब आपको हम दृष्टि दोष पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे पढ़ते समय आँखों में दर्द होगा, आँखों से पानी आएगा, आँखों का रंग लाल हो जाएगा, सर में दर्द होगा, चक्कर आएगा। ये सभी लक्षण किसके होते हैं? दृष्टि दोष बालक के होते हैं। और पुस्तकों को आँखों के निकट रखेगा क्योंकि उसकी दृष्टि जो है कमज़ोर होती है, वो देख नहीं पाता है। तो उपयुक्त तीनों सही आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हो गया? चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट करते हैं, आपका लिखा गया है विशिष्टता का संप्रत्यय होता है कि बालक विशिष्ट होता है। कैसे मालूम होगा कि क्या बालक शारीरिक रूप से विशिष्ट होता है? ये बताओ कि एक बालक है वो विकलांग बालक है, तो वो बेचारा क्या होगा? शारीरिक रूप से भैया विकलांग होगा है। और एक बालक प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक कैसा होगा? वो मानसिक रूप से प्रतिभाशाली होगा। तो जो शारीरिक रूप से विकलांग होगा उसको नाप सकते हो ना, लेकिन वो आपका विशिष्ट बालक हुआ। जो शारीरिक रूप से विकलांग हुआ उसको आप नाप सकते हैं, तो वो आपका मात्रात्मक बालक हुआ, मात्रा उसका नाप सकते हैं। और एक बालक प्रतिभाशाली बालक हुआ, उसका गुणात्मक रूप से हो गया। तो विशिष्टता का संप्रत्यय क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया होगा। हो गया। जिसको नाप सकते हो वो आपका मात्रात्मक हो गया, जिसको नहीं नाप सकते गुणात्मक हो गया। प्रतिभाशाली बच्चा हो गया, मंदबुद्धि का बच्चा हो गया, तो कैसा हो जाएगा? गुणात्मक हो जाएगा ना गुणात्मक। तो प्रतिभाशाली बच्चा, मंदबुद्धि का बच्चा गुणात्मक हो जाएगा। अगर बच्चे को उसको देखने में समस्या हो रही है, सुनने में समस्या हो रही है, और मान लीजिए विकलांग बालक है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर मात्रात्मक बालक हो जाएगा। तो विशिष्टता का संप्रत्यय दोनों में होता है, मात्रात्मक में होता है, गुणात्मक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता पता नहीं। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है भैया? देखा जाए तो लिखा गया है कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? विशिष्ट बालक किस में नहीं आते हैं? तो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं हम बता चुके हैं कि ऐसे बालक जो कुछ ना कुछ विशेष योग्यता रखते हैं, सामान्य बच्चों से कुछ ना कुछ अलग हों। तो भैया बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक पढ़े हैं कि एक ऐसा बालक जिसका बुद्धि स्तर ज़्यादा होता है बेचारा प्रतिभाशाली होता है, और जिसका कम होता है वो बेचारा मंदबुद्धि का बालक होता है। तो बौद्धिक रूप से भी विशिष्ट बालक होते हैं, बिल्कुल सही है। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक बिल्कुल होते हैं। अरे भैया एक बच्चे का पैर नहीं है, विकलांग है, एक बच्चे का हाथ नहीं है, एक बच्चे का आँख में कुछ प्रॉब्लम है, तो शारीरिक रूप से हमारा विशिष्ट बालक हो गया ना। और शैक्षिक रूप दृष्टि से विशिष्ट बालक, इसको थोड़ा छोड़ देते हैं दोस्तों, सी वाले को। डी वाले को देख लो, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक क्या होता है? तो शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक मतलब कि ऐसा बच्चा है वो बेचारा अभी 18 साल का हो गया, अभी का क्लास 5th में पढ़ रहा है, तो बेचारा पिछड़ा हो गया ना। अरे पिछड़े बालक नहीं आपको बताए थे? पहली बात तो 2 क्लास हम लिए मैराथन, उसको जाकर पूरा देख लेना, ठीक है? उसको देख लेना एकदम पूरा अच्छे से, इसको समझ में आ जाएगा, भूलबे नहीं करेगा उसके बाद से। तो आपका शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, और शारीरिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं, लेकिन जातिगत दृष्टि से पिछड़े बालक नहीं होते हैं। कैसे? अच्छा ये बताओ, क्या किसी एक जाति में सब बालक पिछड़े बालक हो जाएंगे, या सभी विकलांग हो जाएंगे? मान लो किसी एक जाति को ले लो, क्या उस जाति में सभी बालक विकलांग हैं? क्या उस जाति में सभी बालक प्रतिभाशाली हैं? हाँ, क्या उस जाति में सभी बालक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं? नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला सही जो है हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है, तो यही सही हो जाएगा, तीसरा वाला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ब्रेल लिपि संबंधित है। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। तो दोस्तों ये आपका कितना होता है? देखो ध्यान से देखना पड़ा। 2 हुआ, एक ये हुआ, 3 4 हुआ, ये हुआ 6। इसमें ये हमारा 6 बिंदुओं पर आधारित है। क्या ब्रेल लिपि इनको छू करके पहचानते हो? छू करके इनका अध्ययन करते हैं तो भैया किस में छूना होगा? क्या कान से सुनाई पर नहीं पड़ेगा तो आँखिया से दिखाई पड़ेगा ना? देख नहीं सकते हो। मानसिक दोष से मतलब वो बेचारा का दिमाग का कम है, आँख तो दिख रहा है ना। अपंगहीनता बेचारा वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन आँख तो काम कर रहा है ना। तो टच करके किस में काम करेगा भाई? जिसमें आँख में उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो दृष्टि दोष से संबंधित समस्या होगा। तो ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। लुई ब्रेल ने इसको बनाया था, और ये क्या है? दृष्टि दोष से संबंधित एक लिपि है, जिसके द्वारा कोई भी दृष्टिबाधित बच्चा वो पढ़ लिख सीख सकता है। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? तो पुनर्वास मतलब हॉस्टल वाला सिस्टम कब पारित हुआ? तो 1992 में पारित हुआ था। इसको क्या बताना है? 1992 पढ़ लो ना,
रट लेना, इसको याद हो जाएगा। चलो, और हाँ जितना है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रिवीजन जरूर कर लेना भैया, रिवीजन नहीं करोगे तो आप अपना समझना। ठीक है, आगे देखो, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। भाई विशिष्ट बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए क्या चलाया जाएगा? अरे विशिष्ट कार्यक्रम बिल्कुल चलाया जाएगा, क्योंकि बेचारा जैसे, अच्छा ये बताओ, एक सामान्य बालक, एक विशिष्ट मतलब एक बालक है जिसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसको सामान्य बालकों के साथ बैठा करके समावेशी क्लास में शिक्षा दे रहे हो, आप समावेशी क्लास में शिक्षा दे रहे हो, तो उसको दिख तो रहा नहीं है, तो उसके लिए कान में सुनने वाला कुछ लाओगे ना, सुनने वाला लाओगे ना, तो सुनने वाला लाओगे तो वहाँ विशिष्ट कार्यक्रम हो जाएगा। उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करवाओगे, अलग से कार्यक्रम लगाओगे। उसी प्रकार से संवर्धन कार्यक्रम उनके अलावा मतलब उसके अलावा कुछ अलग से उनके लिए कार्यक्रम उससे बढ़ा करके कुछ कार्यक्रम लाया जाएगा। उपचारी कार्यक्रम मतलब उनको जो समस्याएं आती रहेंगी, सीखने में समस्या आएंगी, उसका उपचार करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम लाएंगे। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। तो तीनों सही हो जाएगा तो एक तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी देखो दिख रहा होगा ना, तो ऑप्शन नंबर टी मतलब उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ में? तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं कौन सा कार्यक्रम? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम। तो तीनों सही मतलब उपयुक्त सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय करके। चलो, लिखा है कि श्रवण बाधित, चल भाई चल जा पेन, हाँ, श्रवण बाधित बालकों को प्रायः यहाँ लिखा है, प्रायः हो जाएगा भाई, देखो समझ लेना इसको, प्रायः सुनने की क्षमता होती है। जिसको सुनाई नहीं पड़ता है उसको वो कितना डेसिबल तक, मतलब आप चिल्लाएंगे, डीजे बजाएंगे तो कितना सुन सकता, मतलब देखो पहली बात श्रवण बाधित है मतलब जो कम सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादा तेज नहीं सुनेगा लेकिन कुछ सुन पाएगा। तो कितना देर चिल्लाओगे? जब 60 डेसिबल से ज़्यादा तुम चिल्लाओगे, एकदम चिल्ला करके बोलोगे, तब जा करके वो सुनेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल से जब अधिक बोलोगे, क्या होगा दोस्तों, इसमें जब 60 डेसिबल से अधिक बोलोगे, दोस्तों यहाँ पर कहीं कहीं होता है आपका 50 डेसिबल है, लेकिन 60 डेसिबल से जब अधिक चिल्लाओगे, 60 से 90 डेसिबल के बीच में चिल्लाओगे ना, तो आपका जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो श्रवण बाधित बालक है उसको जब सुनने के लिए 60 डेसिबल चिल्लाना पड़ेगा। तो कभी चिल्ला के देखना, देखिएगा वो सुनता है कि नहीं सुनता है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? अब विशिष्ट शिक्षा मतलब ऐसी क्या मतलब है? देखो भैया, विशिष्ट बालकों को जो शिक्षा देने की प्रक्रिया को ही विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा विकलांग बालकों को देंगे भैया, वो अपने समाज में कैसे अच्छे से जीवन अपना यापन कर सकें। कोई भी बच्चा है किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है, उसको भी शिक्षा देंगे कैसे आप इस दुनिया में रह सकते हैं और जी सकते हैं। अक्षमता वाले, किसी प्रकार से किसी की कोई क्षमता नहीं है, समस्याएं हैं, उन सभी को कैसे शिक्षा दिया जाए कि वो सभी जो है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर सही ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चल भैया आगे चलते हैं। आगे सही दृष्टि कहलाती है। सही दृष्टि कहलाती है मतलब आप लोग जो देखते हो ना, तो कभी आप लोगों का देखने का लेवल कितना क्या है, बोलते हैं 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। तो 6/6 मतलब क्या होता है, आपका देखने का सिस्टम ठीक ठाक है। एक हल्का पतला चश्मा लगा, पतला वाला शीशा लगा है तो 6/9, उससे मोटा लगा है तो 6/12, डबल लेंस लगा है 6/18। दोस्तों ऐसा मत मानिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनका अलग अलग सा लेवल होता है। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि का होता है 6/6। अगर आपको अन्य सभी जानना है 6/9, 6/12, 6/18 किसका किसका होता है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैराथन आप लोग देख लीजिए ना, सबसे ज़्यादा सही है। तो मैराथन इसलिए हम बना लेंगे, 2 क्लास आपको बनाए हैं, दोनों क्लास में से पहले क्लास में देखेंगे, आपको सब मिल जाएगा, इसमें से सब कुछ मिल जाएगा। आप ये सब क्वेश्चन आराम से चुटकी उड़ा देंगे, दाएँ बाएँ का खेल रहेगा। जो लोग क्लास किए होंगे वो लोग आराम से कर ले जा रहे होंगे। चलो देखो क्या है कि शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हो भैया? शैक्षिक समावेशन का मतलब पहले समझ लो तो देखो कूल कर ले जाओगे। शैक्षिक समावेशन का मतलब होता है कि एक बच्चा है, सामान्य बच्चा है, एक बच्चा हमारा विशिष्ट बच्चा है। सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों के साथ में बैठा करके पढ़ाने की क्रिया को शैक्षिक समावेशन कहते हैं। अर्थात सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चों को एक साथ शिक्षा देने की प्रक्रिया को शैक्षिक समावेशन कहते हैं। बोलो समझ में आ गया?
हाँ आ गया। तो चलो भैया हम समझाते हैं कि पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शैक्षिक समावेशन होता है। अब आधा लोग पगलाए रहेंगे ना, तो पहले ऑप्शन मार्क चलेंगे भैया, पहले पूरा पढ़ लेना। विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना सही होता है, बिल्कुल सही होता है। बच्चों को में शिक्षा की समझ घटाना गलत होता है। अब देखिए सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बिल्कुल सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो कभी देखो इसमें 3 आंसर सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, लेकिन इन दोनों को कटेंगे। सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना आपका शैक्षिक समावेशन कहलाता है। कि उसमें एक सामान्य बच्चा होगा, अस्थिबाधित बच्चा होगा, दृष्टि दोष से बाधित बच्चा होगा, विकलांग बच्चा होगा, सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक समावेशन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देख लिए, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने परीक्षण होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, अब भाटिया ऊपर बैटरी परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया था ना, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना किसके लिए होता है। हम पढ़ाएं अच्छे से, रट के चिल्ला के आपको पढ़ाएं। ठीक है, और इसमें आपको बताएं बुद्धि परीक्षण वाला IQ लेवल और IQ का सूत्र बताएं ना, तो IQ का सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारा क्या होता है कि IQ का फार्मूला क्या होता है उसको लिख करके बताइएगा। पहले मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होता है कि वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु होता है। ठीक है, चलो आगे देख लीजिए क्या है कि सामान्य बच्चे होते हैं। अब सामान्य बच्चे क्या होते हैं, लो IQ का नाम लिया, IQ आ भी गया। तो सामान्य बच्चे क्या होते हैं, सामान्य बच्चों का IQ लेवल कितना होता है, तो सामान्य बच्चों का IQ लेवल दोस्तों होता है 90 से 110 के बीच में। ठीक है, ध्यान देना, कुछ लोग बुला जाते हैं, बुलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जानते हो क्या है, देखो 90 से 110 मतलब इनमें 20 का अंतराल है। देखो ना, इसमें हम 20 का अंतराल, पहले शुरू में जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ना, तो इसे हम याद कर लिए थे, जिसमें 20 का अंतराल होगा वो सामान्य बच्चे होंगे। और एक आपसे पूछा जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों का कितना होगा, 140 से ऊपर हो जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये बेचारे जो 70 से कम IQ वाले बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो 70 से कम वालों को कहते हैं जड़ बुद्धि, जैसे आप लोगों में से कुछ लोग जड़ बुद्धि होंगे। ठीक है, और 70 से 80 वालों को क्या कहते हैं, तो कहते हैं अल्प बुद्धि। ठीक है, और 80 से 90 वालों को क्या कहते हैं, मंद बुद्धि। कुछ मंदो बुद्धि वाले बैठे होंगे, क्लास सुन रहे होंगे। और 110 से ऊपर वाले पे 110 से 120 वाले को दोस्तों कहते हैं तीव्र बुद्धि, और 121 से या 120 से लेकर 130 वाले को कहते हैं प्रखर बुद्धि। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा बस ऐसे जोक सपाट है। ठीक है, तो इसको आप लोग लेकिन याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोबारा हम एक बार बताते हैं कि 70 से कम जिसका IQ लेवल रहेगा उसको जड़ बुद्धि कहेंगे, 70 से 80 के बीच वाले को अल्प बुद्धि कहेंगे, 80 से 90 वाले को, 80 से जो 90 के बीच में रहेगा उसको हम कहते हैं दोस्तों मंद बुद्धि, और 90 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि, 110 से 120 वाले को कहते हैं तीव्र बुद्धि, और 120 से 130 वाले को प्रखर बुद्धि, और 130 से ऊपर वाले को प्रतिभाशाली कहते हैं। ठीक है, समझ लेना। चलो नेक्स्ट वो है हमारा क्या, कितने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा माना जाता है। दोस्तों कितने नहीं रहेगा यार, किसने होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई, किसने। तो किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा माना है, तो ये बेचारे थे, एक नाम था इनका हेविट ने। इनका हो जाएगा हेबिट दोस्तों, इसको हम बताए हैं, आप लोग जा करके थ्योरी देखिएगा तो वहाँ से हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को विभाजित किया जा सकता है, तो कितने भागों में, 4 भागों में। हाँ ये बताइए, 4 भागों में विभाजित किया जाता है ना, मतलब आंशिक रूप से जो शरीर से संबंधित हैं, मतलब अक्षम हैं आंशिक रूप से, जैसे विकलांग हैं, कुछ श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 4 होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं, हम आपको हिंट भी दे दीजिए। विकलांग मतलब अस्थि बाधित, श्रवण बाधित है, और क्या मतलब दृष्टि बाधित, ये सभी होते हैं। तो कौन 4 होते हैं, चारों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में, 3 तो हमें बता दिए हैं, चौथा आप लोग बताइएगा कौन होते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लीजिए, आंशिक दृष्टि बाधित, अरे भाई ये क्यों आ गया, ये बात नहीं रहेगा यहाँ पर दोस्तों, ये बात यहाँ पर नहीं रहेगा। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। भैया ये बताओ जिसको कम दिखता हो, आपको दिखता है ना यहाँ, तो आपको दिखता, आपको चश्मा ही लगाना है, तो नहीं लगा तो आप सही हैं। ठीक है, तो जिसको कम दिखता है वो क्या कर सकता है, उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ेंगे। इसको रट लेना, चाहे इसको जो मर्जी हो कर लेना, लेकिन रट के दिमाग में सेट कर लेना इसको कि आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित बच्चा होगा ना, तो उसका वो कैसे पढ़ेगा, और उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ेगा। ध्यान देना, उत्तर लेंस की सहायता से पढ़ेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रवण दृष्टि, ये क्या भाई, ये श्रवण दृष्टि नहीं है, श्रवण यहाँ दोष होगा, श्रवण दोष से ग्रसित बालक या बच्चों में कौन सा दोष हो सकता है। अरे दोष कहाँ हो सकता है, दोष कहाँ, मतलब जैसा बालक श्रवण
दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। कौन सा दोष? कान के बाहर हो सकता है, कान के अंदर दोष हो सकता है, कान के मध्य या उपयुक्त टून। मतलब एक बच्चा जो सुन नहीं सकता है उसके कान के बाहर हो सकता समस्या हो सकता है कान के अंदर समस्या, हो सकता है कान के बीच में समस्या हो। बिल्कुल सही है। जैसे कि मान लो कोई श्रवण दृष्टि से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। कौन कौन सा दोष हो सकता है? बच्चा जो श्रवण से दोष से मतलब जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, तो कान के अंदर, कान के बाहर समस्या हो, मतलब हो सकता है उसे कान के बाहर समस्या हो, कान के अंदर समस्या हो, कान के मध्य समस्या हो। देखो हो सकता है किसी व्यक्ति के पास कान ही नहीं होता, तो हो सकता है उसके बाहर समस्या हो। कान के अंदर समस्या हो, मतलब कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कान के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी, चारों मतलब उपयुक्त तीनों, यही सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट और लिस्ट है। 21 पूरा आपका कंप्लीट होगा, 21 का गुरु दक्षिणा आपका कंप्लीट। तो पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल कितना होता है? भाई एक तो बता चुके हैं यार, इसका 60 से 90 होता है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो जिसका 60 से 90 डेसिबल होता है वो आपका हो जाएगा पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, ये केस क्वेश्चन सुन करके आपको समझ में आया होगा। दोस्तों कुछ चीज़ें हमने ऐसे जोक एज ए जोक आपके लिए बोल दिया है, तो सीरियसली मत लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।